नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे मई महीने के आयुर्वेदिक आहार के बारे में, यानी कि मई महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मई महीने में क्या खाना चाहिए। मई महीना आयुर्वेद की दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु का महीना है। वसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही सूरज का तीव्र ताप धरती पर, पृथ्वी पर आने लगता है। हमारा शरीर का जो अंदर का पानी है वो जल तत्व सोखने लगता है। उसके साथ साथ कफ तो जल तत्व प्रदान होने के कारण कफ भी सोखता है, और जो खाली जगह पड़ी है वहां पर वायु आ जाता है, तो वायु थोड़ा संचित होने लगता है। तो जल तत्व सोखता है तो सबसे प्रथम तो ये ध्यान रखना है कि जो सूखा हुआ जल है उसकी परिपूर्ति कर दे। नहीं तो क्या होता है कि जल सूख जाने के कारण हमको डिहाइड्रेशन होता है। जल कमी होने के कारण हमारा सूखापन आ जाता है, ग्लो चला जाता है, चमड़ी रूखी सूखी हो जाती है, बाल बिखरे हो जाते हैं। आंख में से पानी जाने के कारण आंख के बहुत रोग हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेंटेन करना है, सबसे पहले जिसकी पूर्ति करनी है वो है जल तत्व की। जल तत्व की पूर्ति तो कौन करता है? तो सबसे हमको पता ही है, सामान्य वृद्धि, यानी कि जो समान द्रव्य होता है वही अंदर जाकर समान तत्व की वृद्धि करता है। तो बाहर का जो जल तत्व है वही अंदर के जल तत्व की पूर्ति करता है। तो पर्याप्त मात्रा में जल पिए, पानी पिए। अब आयुर्वेद की दृष्टि से इस ऋतु में आप मटके में पानी रखकर ठंडा कर कर पी सकते हैं। साथ साथ मटके में सुगंध वाला खस जिसको कहते हैं वो थोड़ी पोटली में रखकर या ऐसे ही डालकर उसको पी सकते हैं, ताकि ठंडे के पानी के साथ साथ औषधि भी जाए और उसका औषधीय जल जैसा लाभ मिले। तो थोड़ा थोड़ा पानी, एकदम पानी नहीं अपितु थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पिए। खास करके उस समय ध्यान रखें कि जब आप गर्मी में जाना है तब आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा पानी पीने का रखें, और जब आ जाते हैं तब भी थोड़ा थोड़ा पानी पीने का रखें। तो क्या होगा कि जल तत्व की पूर्ति होती रहेगी। तो जो जल तत्व की कमी के कारण रोग होंगे उससे आप बच जाएंगे, यानी करीब करीब पित्त के 40 रोगों से बच जाएंगे। नंबर 2 पर है जल प्रदान फल। जल तो पूर्ति करता ही है, किंतु कोई ऐसे हमारे शरीर में मिनरल्स घटते हैं, कोई हमारे पोषक तत्व घटते हैं, तो वो हमको मिलते हैं फल से। तो इस महीने में, खास करके मई महीने में तीव्र ताप है, जल तत्व कम होता जा रहा है, उस समय जल प्रदान फल खाने चाहिए। जल प्रदान फल में आप खीरा यानी कि ककड़ी खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, खास करके वाटरमेलन जैसे फल आप खा सकते हैं, द्राक्षा ले सकते हैं, दाड़िम ले सकते हैं। तो ऐसे जो जल प्रदान फल है जिसमें जल प्रधानतया है, उसमें भी आपको एक ध्यान में रखना है कि खट्टे फल ज्यादा न खाए, अपितु जल प्रधान और जितने फल है वो आप ले सकते हैं। तो जल प्रदान फल खाने से क्या होगा कि मिनरल्स भी मिलेगा, जल तत्व की पूर्ति भी होगी, और भी पोषक तत्व हमको मिलते जाएंगे, क्योंकि आहार अभी इस समय हम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे क्योंकि अग्नि मंद होती है। तो जल प्रदान फल इस महीने में अवश्य खाएं। नंबर 3 पर है चावल, जौ, गेहूं जैसे शुष्क धान्य, यानी कि इस प्रकार के ग्रेन्स का उपयोग करना। अब सबसे पहले मैंने बताया चावल में जल ज्यादा है। इसके लिए आप देखेंगे कि चावल को आप दबाएंगे तो जल जैसा निकलेगा। इसके लिए खीर जो होती है वो गेहूं की, बाजरी की या और धान्य की नहीं हो सकती है, चावल की हो सकती है, क्योंकि चावल में जल है, जल तत्व है। लोग बोलते हैं कि चावल ज्यादा सबसे पानी पीता है, इसके लिए पर्यावरण को नुकसान करता है, वक्त ऐसा नहीं है। चावल पानी पीता है तो वो पानी देता भी है, हमारे शरीर में जाकर वो पानी को बढ़ाता भी है, जल तत्व को बढ़ाता भी है। तो चावल खास इस महीने का आहार है। साथ साथ में जौ है, जो हम कब्ज से बच जाते हैं, पाचन अच्छा रहता है। गेहूं है, पुष्टि करता है, पोषण देता है, तो इस मधुर रस वाला है। तो इस प्रकार के जो धान्य है
वो इस महीने में खास लेने हैं और खास बदल बदल कर लेने हैं, ताकि हमारा जो टेस्ट का जो एलिमेंट है यानी कि टेस्ट जो है, रस है, वो भी बना रहेगा और अग्नि भी बराबर रहेगी। नंबर 4 है मूंग, चना, मसूर जैसी दलहन का लेना यानी कि शमी धान्यों का लेना। अब हमको पता है कि अभी के जो महीना है उसमें हम हल्के फुल्के पदार्थ तो ले सकते हैं। भारी खुराक खाया तो अपचन, अजीर्ण, गैस जैसी समस्या होती। तो मूंग है, पचने में हल्का है, चना है वो भी हल्का है, मसूर जैसी दाल भी हल्की है। तो हम मूंग है, चना है, मसूर जैसी दाल बदल बदल कर ले सकते हैं। खास करके मग से बना हुआ जो लड्डू होता है, मगस, जो अभी चने के आटे से बनता है उसको मगस कहते हैं। उसका नाम ही मूंग के ऊपर से मगज रखा है, जिसका वर्णन भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में। वो छोटा सा एक लड्डू घी से बना ये चने के आटे से बना लड्डू रोज एक ले सकते। खास करके 10 बजे सुबह लिया तो पित्त का काल जब आता है तब उसको लेने से हमारा पित्त बढ़ेगा नहीं, पित्त की शांति होगी। खास करके जिसको गर्मी है, पित्त के रोग है, जलन है, सिर दुख रहा है, ऐसे लोग इस लड्डू का सेवन करेंगे तो उसको अवश्य लाभ होगा, ऐसा पूज्य हरड़ीकर दादाजी भी बताते थे। नंबर 5 पर है गुलकंद, शरबत जैसे पित्त शामक पदार्थों का सेवन करना। तीव्र ताप होने के कारण हमारे शरीर में जैसे जल घटता है, ऐसे मधुर रस भी घट जाता है, ग्लूकोज भी घट जाता है। तो गुलकंद जैसी जो औषधियाँ है उसमें खड़ी शक्कर होती है, गुलाब जैसी औषधियाँ होती है, तो ये परिपूर्ति करती है ग्लूकोज की, साथ साथ शक्ति की और जल तत्व की। तो इसके लिए गुलकंद जैसी औषधियाँ चाहिए। शरबत जैसे सौंफ का शरबत हो गया, इस प्रकार से आम का शरबत हो गया। तो इस प्रकार के जो शरबत आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, जल तत्व की पूर्ति करते हैं, साथ साथ शक्ति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, शरीर में जो ग्लूकोज घट गया है उसकी भी पूर्ति करते हैं। तो हम पित्त के 40 प्रकार के रोगों से बच जाएंगे। केवल वो टेस्टी नहीं है, हेल्दी भी है। तो गुलकंद, शरबत जैसे पदार्थ अवश्य लेने चाहिए ताकि हमारा जल तत्व बना रहे, पोषक तत्व की भी पूर्ति हो सके और पित्त के होने वाले 40 प्रकार के रोगों से हम बच जाए। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार के आहार का सेवन हमको करने चाहिए ये महीने में, मई के महीने में। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर तीव्र ताप है, जल तत्व सूख रहा है, तो हमको सावधानी भी रखनी है कि किस प्रकार के आहार का सेवन हमको नहीं करना है, या करना भी पड़े तो अति अल्प मात्रा में योग्य समय पर ही करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाय और कॉफी जैसे पदार्थ इस महीने में नहीं लेने हैं, क्योंकि बाहर उष्णता है, अंदर भी शरीर उष्ण हो रहा है, और चाय कॉफी जैसे गर्म पदार्थ यदि हम लेते हैं तो क्या होता है कि पित्त का प्रकोप होकर पित्त के संबंधित, गर्मी के संबंधित रोग होंगे। खास करके हाई बीपी का होना, आंखें लाल हो जाना, पित्त का बढ़ना, अपचन होना, अग्निमंद हो जाना, ऐसे अनेक प्रकार के रोग हमको चाय कॉफी जैसे उष्ण पदार्थ लेने से होंगे। यदि पीना भी पड़े तो सुबह वो भी थोड़ी मात्रा में और शाम को वो भी थोड़ी मात्रा में ही ऐसे उष्ण पदार्थ लेने हैं। नंबर 2 पर है मिर्च, मसाला, क्षार जैसे पदार्थ। आपको पता है कि ठंड में मिर्च मसाला लिया तो बहुत हानि नहीं होती है, किंतु अभी यदि मिर्च मसाला और खास करके जो क्षारीय पदार्थ होता है कि जिसमें अलग अलग प्रकार के क्षार आते हैं, जैसे नमक आ गया और प्रकार के क्षार आ गया, तो ऐसे जो क्षार वाले पदार्थ है वो इस महीने में तो भूल कर भी नहीं लेने हैं। नहीं तो क्या होगा, मिर्च मसाले वाले पदार्थ खाए उससे पित्त बना, एसिड हुआ, क्षार वाले पदार्थ आए शक्ति का क्षय हुआ, और चरक संहिता में तो यहाँ तक बताया गया है कि वो शुक्र का भी क्षय करता है, पुंस्तोपघाती नाम ऐसा कहा गया है। तो ऐसे पदार्थ का सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए ताकि पित्त बढ़े नहीं और हमारा जल तत्व कम न हो, जल तत्व को सोखे नहीं हो। नंबर 3 पर है आचार, डोसा, ऐसे फर्मेंटेड जो फूड है, मतलब ऐसे जो पदार्थ है जिसका फर्मेंटेशन होकर वो बना है, तो इस प्रकार के पदार्थ भी इस महीने में नहीं लेने हैं। जैसे अचार हो गया तो वो तो जरूरी होता है बारिश के मौसम में, अभी तो वो गर्म होने के कारण नहीं लेना है, अभी तो बनाने की उसकी सीजन आएगी, तो इस महीने में उसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि
वो पित्तवर्धक होता है, तीखा होता है और साथ साथ वो गर्मी को भी बढ़ाता है और जल तत्व को सोखता है। तो अचार नहीं लेना है। उसी तरह से डोसा, इडली वगैरह है तो वो फर्मेंटेशन होने के कारण वो भी भारी हो जाते हैं और खास करके पचने में देर होती है। विदाही होने के कारण वो पित्त को बढ़ाते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ अभी नहीं लेने हैं। साउथ इंडिया वाले जो लेते हैं या तो खुराकी बन गया है, वो थोड़ी मात्रा में, वो भी योग्य समय पर थोड़ा ही बहुत ले सकते हैं, वो भी रोज नहीं ले सकते हैं। नंबर 4 पर है दही, इमली जैसे खट्टे पदार्थ। दही अभी खट्टा होगा तो दही नहीं लेना है, इमली जैसे खट्टे पदार्थ भी नहीं लेने हैं, क्योंकि दही, इमली जैसे खट्टे जो पदार्थ है वो भी विदाही होने के कारण पित्त का वर्धन करते हैं। अभी बाहर धूप है, अंदर यदि पित्त बढ़ा तो बाहर भी पित्त के अनुकूल वातावरण होने से इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड रोग होंगे और एक बार हो गया तो मिटने में बहुत देर होगी। इसके लिए दही हो गया, इमली हो गया, इस प्रकार के जो खट्टे रस वाले पदार्थ है वो नहीं लेने है। नंबर 5 पर है कोल्ड ड्रिंक से, चिल्ड वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक से या तो अति ठंडे पदार्थ इस महीने में नहीं लेने हैं। खास करके लोग क्या करते हैं, बर्फ वाले, अभी यहाँ गुजरात में तो गोला ले आते हैं, कुल्फी ले आते हैं, बाहर चिल्ड वाटर पीते हैं, कभी सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक ले लिया और कभी आइसक्रीम ले लिया। इस प्रकार से हम मेहमानों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। किंतु आयुर्वेद की दृष्टि से ये सारे के सारे जो पदार्थ है वो यहाँ से दांतों से लेकर, गले से लेकर, हमारे पाचन से लेकर अग्नि तक को नुकसान करते हैं। यहाँ से लिया दांतों को नुकसान है क्योंकि अति ठंडे पदार्थ है, गले का नुकसान है क्योंकि कफ का वो स्थान है, साथ में यदि अंदर गया तो अंदर अग्नि को मंद कर देता है और मंद अग्नि होने के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो, ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है। तो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे तो 12 महीना छोड़ देना है, किंतु यदि आप कोई भी कारणवश ऐसे पदार्थ 12 महीना नहीं छोड़ते तो गर्मी में, गर्मी हटाने के बहाने तो ये पीने ही नहीं है, क्योंकि ये गर्मी तो हटाए न हटाए ये तो बात अलग है, किंतु वो अग्नि को मंद कर देते हैं। खास करके अभी हम जैसे आइसक्रीम खा लिया, कुछ ऐसे बर्फ वाली चीजें खा ली, वो क्या करते हैं, अग्नि को मंद कर देते हैं और भूख ही नहीं लगती है या तो कसमय पर लगती है। तो इस प्रकार के पदार्थ नहीं लेने, अति ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना है। तो ये हमने देखा कि मई महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका पालन हम जितना कर सके उतना ही हमको लाभ मिलेगा। पित्त के 40 प्रकार के रोगों से हम बच जाएंगे और खास करके इस प्रकार के रोगों से बच जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी और खास करके समाज को बताएंगे तो ये सबसे अच्छी समाज सेवा होगी, सबसे अच्छी परिवार सेवा होगी। नमस्कार।